हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके क्रैश कोर्स की क्विज के लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित क्विज के बारे में। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण के क्विज। ओके, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अम्ल, क्षार, लवण के क्विज की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को हम लोग बखूबी व्याख्या करते हुए हल करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देर के फटाफट आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, बिना देर के आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका पहला प्रश्न? परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ठीक है, चलो ठीक साथियों, तो चलो पहला प्रश्न हल करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अवयव मतलब क्या होता है? घटक, यानी कंपोनेंट। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कह रहा है कि परमाणु नाभिक के घटक कौन से हैं। परमाणु नाभिक के घटक कौन है? तो आप सभी जानते हो कि नाभिक के भीतर, देखो नाभिक के भीतर जो तत्व होते हैं उन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ध्यान रखो, नाभिक जो होता है, नाभिक कैसा होता है? धनावेशित, क्रीड़ावेशित। तो परमाणु नाभिक जो है धनावेशित होता है। ठीक है, परमाणु नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो परमाणु नाभिक के भीतर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे इसको, थोड़ा सा उधर लिख दिया मैंने। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से, इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, और इनके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है। तो ठीक है, तो कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो यहां नाभिक के बाहर की नहीं, नाभिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर गति करता है। ठीक है, तो परमाणु नाभिक जो है क्या? परमाणु नाभिक एक धनावेशित भाग है। ठीक है, परमाणु नाभिक क्या है? धनावेशित होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? देखो क्वेश्चन आ गया, बताते ही क्वेश्चन आ गया भैया आपका। परमाणु नाभिक, परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने? चलो, तो मैंने आपको आंसर बताया ही अभी कि परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नाभिक की खोज के लिए अल्फा कणों का क्या किया था? इन्होंने नाभिक की खोज के लिए अल्फा कणों पर क्या किया था? एक अल्फा कणों की बमबारी की थी। क्या की थी? किस पे? एक स्वर्ण पन्नी पर। किस पे? सोने की पतली पन्नी पर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग किया था। ठीक है, क्या की थी? अल्फा कणों की बौछार की थी। ठीक है, तो जो जैसे देखो ये आपका कण है, तो जो ये आपका कोई है, यहां से कोई किरण आपने इन्होंने की, तो क्या है? कुछ किरणें यहां पे गई। ठीक है, बाकी किरण क्या हुई? बाकी किरण क्या हो गई? इधर प्रक्षेपित हो गई। तो जो किरणें इधर प्रक्षेपित हो गई, तो इन्होंने क्या बोला कि नाभिक का जो किनारे वाला हिस्सा है वो क्या है? ऋणावेशित है। क्या है? ऋणावेशित है। और क्या है? मध्य वाला धनावेशित। ठीक है, तो यहां पे क्या किया है? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। डाल्टन को अगर देख लिया जाए, डाल्टन को, तो डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने परमाणु का क्या दिया था? इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी इस मतलब
ब्रह्मांड में आप देखा जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी कण किससे निर्मित है? किसी भी तत्व का निर्माण किससे होता है? छोटे छोटे कणों से होता है। उन कणों क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी किसी भी तत्व की वह सूक्ष्मतम अवस्था, किसी भी तत्व की वह सूक्ष्मतम अवस्था, ठीक है, जिससे वह क्या है, जिससे वह तत्व बनता है, क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। तो इन्हें परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन। आप जानते हैं आइंस्टीन क्या है? आइंस्टीन को हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, रोबोट पढ़ते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोफिजिक्स है ना, तो उसके बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन को क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन, आपको एक फार्मूला याद होगा ना, पिछले कई सालों से ईंटा पर नाचे, तो यहां पे थॉमसन क्या है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऋणावेशित कण होते हैं, जो क्या करते हैं? जो आपके नाभिक के बाहर गति करते हैं वृत्तीय कक्षाओं में। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर है? चलो, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ध्यान रखो, जल को जीवाणु युक्त कौन प्रयोग करता है? जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है कौन? ओजोन की क्लोरीन डाइऑक्साइड की क्लोरामीन या उपयुक्त सभी? फटाफट बताओ। बताओ। अब देखो यहां पे क्या है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त बनाएगा भैया? तो दिख रहा है आपका ओजोन लिख रहा है, क्लोरीन डाइऑक्साइड लिख रहा है, क्लोरामीन, तो यहां पे सभी हो जाएगा। ठीक है, ओजोन भी आ जाती है। ओजोन भी तो भले विषैली है, लेकिन क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है ना, तो ओजोन क्या है? इन सभी में क्या है? ये सभी जो है जल को क्या करते हैं? जल को जीवाणु मुक्त बनाते हैं। ठीक है, जल को जीवाणु मुक्त बनाते हैं। ठीक है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो। ठीक है, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। देखो द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है Z प्लस एन। क्या होता है? A बराबर Z प्लस एन। यहां पे A क्या है? द्रव्यमान संख्या है, Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, एन क्या है? न्यूट्रॉन है। तो यहां पे द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो A बराबर क्या पूछ रहा है? 2 प्रोटॉन। अब देखो Z बराबर क्या होता है? Z बराबर होता है E बराबर P। P मतलब क्या? Z मतलब क्या होता है? Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और Z बराबर क्या होता है? E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? P मतलब प्रोटॉनों की संख्या है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक की बात की जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, चाहे प्रोटॉन की बात की जाए, तीनों क्या है? तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर 2 और कितना है? 2 न्यूट्रॉन, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहने का मतलब तत्व कौन सा है? 4 है। तत्व का क्या है? तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। अब देखो ध्यान रखो, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, यानी वो तत्व कौन सा हो जाएगा? तो आप ऐसे निकाल लोगे, क्या? बेरिलियम। क्या हो जाएगा आपका? नो सॉरी, रॉन्ग हो गया, ये गलत है। ये A बराबर Z प्लस एन। कभी कभी उत्साह में गड़बड़ी आदमी कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A पूछ रहा है ना आपसे, तो A बराबर क्या होगा? Z का मान 2 दिया है, मैंने क्या बोला? Z बराबर नंबर ऑफ, देखो Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहां क्या है? यहां पे तीनों एक ही मान है, तीनों का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 और कितने न्यूट्रॉन है? 2, 2 प्लस 2 बराबर 4। कितना है? 2 प्लस 2 बराबर 4। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 प्रोटॉन है, तो तत्व कौन सा होगा? वो क्या हो जाएगा? 2 हीलियम 4। क्या हो जाएगा? वह तत्व कौन सा? हीलियम होगा। ध्यान दीजिएगा, अब सही है। 2He4, क्यों 2He4? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 है,
ठीक, और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ के क्या बनता है, नंबर ऑफ परमाणु द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान संख्या। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? अगर द्रव्यमान संख्या को जोड़ना हो तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, चलो किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। सेम क्वेश्चन है, बस केवल आंकिक मान बदले हैं बस। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, देखो यहां पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन अगर कहा जाए तो दोनों क्या होंगे, 20 नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, 10 ही होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 न्यूट्रॉन है यहाँ पे, तो परमाणुिक भार कितना है, भार पूछ रहा है यहाँ पे। तो यार देखो, फिर यहाँ पे पूछ रहा है ए बराबर जेड प्लस एन, यही करेंगे है ना हम। तो ये पूछ रहा है ए बराबर 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 बराबर कितना आएगा, 22 होगा। ठीक है, 22 होगा। अब देखो 10 किसका होता है, 10 होता है नियान का, 10 कितना होता है, नियान का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 12 और 10 22, कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 12 और 10 22। ठीक है, चलो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता पूछ रहा है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता। अब आप पहले ये जानो कि संयोजकता होती क्या है। संयोजकता होती क्या है, संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब देखो जो Fe है, Fe2 FeO क्या है, FeO3 क्या है आपका, ये FeO3 है ना, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्साइड बन रहा है तो O3 बन रहा है। O3 का मतलब क्या है, यहाँ पे O3 का मतलब क्या है, कहने का मतलब लोहा यानी जो आयरन है ऑक्सीजन को 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। कैसे, देखो फेरस 26 होता है ना, फेरस का 26 है, लोहे का 26, तो यानी 2 8 8 8 8 16 10 16 2 8 16 18, यहां पे क्या है, फिर कितना है 8। ठीक है, फिर कितना है 8 2 8 8। अब यहां पे जो 8 है ये 8 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि फेरस क्या है, फेरस एक संक्रमण तत्व है ना, लोहा एक संक्रमण तत्व है। तो यहां पे चूंकि लास्ट में क्या है, O3 है, क्या है, O3 है, Fe2O3, यही सूत्र है ना फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3। तो यहां पे क्या है, जो ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, ऑक्सीजन को। तो 3 दे रहा है, मतलब क्या, जो 3 दे रहा है तो प्लस 3 होगा कि नहीं भाई, मेरे जितना देगा उतना ही तो प्लस रहेगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, लोहा क्या है, अगर फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो +3 ऑक्सीकरण संख्या उसकी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, +3 उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। देखो यहां पे क्या, इनो जानते हैं, इनो जो हम पीते हैं किसके लिए, गैस्ट्रिक ट्रबुल के लिए पीते हैं ना, गैस्ट्रिक ट्रबुल के लिए हम लोग। तो कह रहा है कि इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, उसका कारण क्या है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस, बताओ फटाफट। जब इनो को हम डालते हैं बुलबुल पानी में तो बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले क्यों निकलते हैं इसका कारण पूछ रहा है। देखो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्यों, ऑक्सीजन भैया ठंडी ज्वलनशील गैस है, इसमें बुलबुले नहीं रहेंगे, किसमें रहेंगे, CO2 में रहेंगे, किसमें रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में रहेंगे। ठीक है, और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प, यानी ठोस कपूर से कपूर का वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। देखो वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन, ध्यान रखो।
कह रहा है जो कपूर वाष्प बन के उड़ जाता है तो वो कौन सी क्रिया होती है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने को दिया है वाष्पीकरण। आप कहेंगे यार वाष्प बना है तो वाष्पीकरण होगा, बट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्लिमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका ऊर्ध्वपातन। कपूर का भाप बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस क्या होता है, किसी ठोस का क्या होता है द्रव में, फिर द्रव से क्या है भाप में यानी वाष्प में परिवर्तन होता है। यानी जब कोई ठोस किसी ठोस का वाष्पीकरण हो जाए तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, चलो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो, यहां पे जानो हाइपो पहले क्या है। हाइपो का फार्मूला क्या है, Na2S2O3। ठीक है, अब देखो तो कह रहा है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन भैया, सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम एसिड का, या साइट्रिक एसिड का। ठीक है, बताओ फटाफट। तो देखो जो सोडियम थायोसल्फेट है उसे क्या बोलते हैं, उसी को हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सोडियम थायोसल्फेट है ना उसी को हम लोग हाइपो कहते हैं। हाइपो क्या करता है, हाइपो का प्रयोग कहां होता है, फोटोग्राफी में होता है। तो इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। और याद रखिएगा कभी कभी इसका देसी नाम भी पूछ लेता है, तो इसका जो साधारण नाम है क्या है, हाइपो है, याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का जो है, जो आपका साधारण नाम क्या है उसका, हाइपो है। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न यौगिकों में से या निम्न में से हाइपो है, अब आप कंफ्यूज कि हाइपो क्या है, तो जानते रहो सोडियम थायोसल्फेट यानी Na2S2O3 को क्या कहते हैं, हाइपो कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पे दिया मैच करने के लिए। ठीक है, मैच करने के लिए दिया है, कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मैच करिए। वॉशिंग सोडा, देखो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, साधारण नाम है, और ये सब क्या है उसका रासायनिक नाम है। तो आपको साधारण नाम में से रासायनिक नाम को मैच करना है। वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो, सोडियम कार्बोनेट। अभी मैंने आपको बताया तो आप पकड़ लेंगे, अगर आप ही पकड़ लेंगे हो सकता है आपका आंसर मिल जाए आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइपो, तो हाइपो क्या है आपका, हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, डी का 3। अब देखो डी का 3 कहीं दिया है, डी का 3 दिया है ना, अब देखो 3 कहां पे है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप एक ही ऑप्शन से आंसर लगा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एक ही ऑप्शन पकड़ लो तो आंसर मिल जाता है, अगर और कोई मैच करता तो दिक्कत होती। ठीक है, तो यहां पर तो यहां पर क्या है, यहां पर आप ठीक है मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यहां पे है ना 1 का 4। जो कास्टिक सोडा है इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसका क्या फार्मूला है, NaOH। ठीक है, जो नीला थोथा है यानी इसे तुतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम तुतिया कहते हैं, ध्यान रखो। जो आपका नीला थोथा है इसे क्या बोलते हैं, तुतिया बोलते हैं। और इसका क्या है, कॉपर सल्फेट है, और इसे बोलते हैं CuSO4। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, CuSO4। और हाइपो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, इसे कहते हैं Na2S2O3। क्लियर है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2CO2, HNO3, H2SO4, HCl। ठीक है बच्चा, तो कौन सा तेजाब का रासायनिक मूल माना जाता है? देख लो फटाफट इसको आंसर। H2CO2, HNO3, H2SO4 है। तो यहां पे देखो जो मेन तेजाब का मूल होता है, मूल क्या है? मूल कौन सा है? H2SO4। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग आयल ऑफ इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। और ये भी ध्यान हो, इसे हम क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा या अम्लों का मूल कहेंगे। मूल मतलब क्या है? ढेर सारे यौगिक जो है किससे? H2SO4 से बनाए जाते हैं। ठीक है, ढेर सारे यौगिक H2SO4 से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। देखो अभी बताया ना मैंने आपको, अभी बताया था ना आपको कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या मतलब क्या? Z, न्यूट्रॉन की संख्या N क्या होता है? बराबर A बराबर होता है क्या? A क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के दाहिने ओर ऊपर लिखी जाती है। क्या है? यहां पे ऊपर लिखते हैं। और परमाणु क्रमांक कहां लिखते हैं? तत्व के नीचे बाएं ओर। ध्यान दो, अगर कोई तत्व X है तो जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार है, कहां लिखते हैं? उसके तत्व के दाहिनी ओर ऊपर। और जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कहां लिखते हैं? तत्व के नीचे बाईं ओर। ठीक है, चलो। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है। ध्यान रखो, परमाणु संख्या मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये कहलाते हैं आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोटोप या आइसोबार। बताओ फटाफट, तब तक पानी पी लिया जाए। बताओ, क्वेश्चन देख लो। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोटोप या आइसोबार। चलो अब देखो बच्चा, देखो यहां पे दो वर्ड है। एक है आपका आइसोटोप, इन्हें हम कहते हैं क्या? समस्थानिक। क्या कहते हैं? और एक होते हैं आइसोबार। ठीक, इन्हें कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, समभारिक। ठीक है, तो देखो क्या है? समस्थानिक, समस्थान, संधि विच्छेद कर दो तो जिनके स्थान बराबर हो, जिनके स्थान बराबर हो। और स्थान बराबर कैसे होता है? जब तत्व के नीचे जो बाईं ओर जो संख्या है वो बराबर रहे। तो यहां क्या है? परमाणु संख्या समान है। तो क्या है? जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, ध्यान रखो, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उन्हें?
समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कहे कि परमाणु भार समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो आपके समभारिक होंगे, ठीक है, याद रखो। अगर परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक, अगर परमाणु भार समान है तो समभारिक, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको दे दें कहिए तो देखिए, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। देखो यहां पे ध्यान रखो, यहां पे जो ऑक्सीजन का जो तीनों क्या है, तीनों ऑक्सीजन है ना, तीनों ऑक्सीजन है यहां पे। एक तीनों में क्या है, 8 है, 8 है, 8 है, लेकिन यहां पे क्या है, 16, 17, 18 है। तो यहां पे क्या है, देखो परमाणु क्रमांक क्या है, समान है ना, परमाणु भार भिन्न है। यहां पे देखो क्या है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, लेकिन 12, 13, 14 अलग अलग है ना। तो नीचे का जो तत्व के बाईं ओर की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक होती है, और क्या है वो अगर समान रहती है तो क्या होता है, आइसोटोप होते हैं। क्लियर है, चलो विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं। देखो क्या कर रहा है, विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, या पॉजिटिव रूप से आवेशित होते हैं, या निगेटिव रूप से आवेशित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। तो परमाणु क्या होते हैं भैया, परमाणु क्या होते हैं यार, देखो परमाणु के भीतर प्रोटॉन है, परमाणु के भीतर प्रोटॉन है, प्रोटॉन धनावेशित है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित होता है, चक्कर लगाता है यहाँ पे। तो चूंकि दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, दोनों दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परमाणु उदासीन हो जाएगा, ठीक है। चलो इंडियन गैस का एक मिश्रण है, देखो नाम यहाँ पे इंडियन गैस, जो इंडियन गैस आती है खाना बनाने वाली, उसका एक मिश्रण क्या पूछ रहा है, ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन एवं ऑक्सीजन। तो आप सभी जानते हो कि जो खाना बनाने वाली जो गैस होती है, मतलब जो एलपीजी होती है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका मेन जो कंपोनेंट क्या होता है, उसका मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। क्या होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अब देखो मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब देखो आप जानते हो ना कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में जनक कौन होता है, हाइड्रोकार्बन का जनक होता है मेथेन, वो होता है क्या, एथेन होता है ना, क्या होता है, एथेन होता है, ठीक है, ओके। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जनक क्या, उनमें जनक कौन होता है, उनमें जनक होते हैं एथेन, सॉरी एल्केन होते हैं। मेथेन तो आपका तत्व ही हो गया। कभी कभी कुछ ऐसे तत्व या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जुबान पर चढ़े होते हैं, वही निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या, एल्केन है, तो आपका सबसे पहला एल्केन कौन सा है, मेथेन है, ठीक है। तो एक एल्केन से दूसरे एल्केन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, CH2 का। कितना होता है, CH2 का। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन प्रोपेन होता है और 4 कार्बन ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके एलपीजी के प्रमुख घटक हैं, ठीक है, एलपीजी के प्रमुख घटक हैं, ठीक है, एलपीजी के प्रमुख घटक होते हैं, ठीक। एलपीजी की बात है, ये यहां पे क्या है, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाली गैस मुख्यतः है, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो खुद ही ज्वलनशील है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्रण क्या होगा, यहाँ पे मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन। अरे भाई जो बायोगैस होती है ना, बायोगैस वो क्या होती है, बायोगैस मेथेन ही तो होती है ना, ठीक है। गोबर गैस जो होती है, गोबर गैस, उस गोबर को क्या बोलते हैं, बायोगैस कहते हैं। उसमें क्या है, मेन जो किसका मिश्रण है, मेन मेथेन का तो होता है। मेन क्या होती है आपकी, मेथेन होती है, ठीक है, मेन क्या होती है, मेथेन होती है, ठीक।
चलो, फिर आपसे पूछ रहा है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ध्यान दीजिएगा, द्रवीकृत कहिए या लिखा है द्रवीकृत या तरलीकृत, क्या है आपका एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन या ब्यूटेन है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बताओ फटाफट, फटाफट बताओ बच्चों कि मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन या ब्यूटेन है, जल्दी बताओ। तो यहां पे देखो एलपीजी का जो मुख्य घटक क्या है आपका? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है ना, लेकिन क्या पूछ रहा है? मुख्य अगर पूछ रहा है मुख्य, तो यहां पे क्या है? मुख्य में क्या होगा? ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन ब्यूटेन से ही क्या होता है? ब्यूटेन एक विस्फोटक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ब्यूटेन एक विस्फोटक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर पूछे सह घटक कौन है, सह मतलब को फैक्टर, तो आपका प्रोपेन होगा, ठीक है, को फैक्टर प्रोपेन, लेकिन मेन कौन है आपका? मेन आपका ब्यूटेन है, ठीक है। चलो, लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस प्राप्त किया जाता है एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से या लाइकेन से? लिटमस प्राप्त किया जाता है जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, लाइकेन से। फटाफट बताओ बच्चों कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस क्या होते हैं? लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक होते हैं। क्या होते हैं? लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक होते हैं, ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक होते हैं। अम्ल क्षार, लिटमस जो क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक होते हैं। किससे? देखो लिटमस क्या है? ये कवक और शैवाल के सहजीवी जीवन में क्या करते हैं? देखो लिटमस क्या, अरे सॉरी लिटमस, लाइकेन, सॉरी लिटमस, लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन जो है शैवाल और कवक के साथ क्या करते हैं? सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है? सहजीविता का उदाहरण होते हैं, ठीक है, सहजीविता का उदाहरण होते हैं। और ये क्या करते हैं? लाइकेन, लाइकेन जो है आपके क्या, ये वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक भी होते हैं, वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं, ठीक है। माने जहां पे अगर ये वहां से अगर ये क्या करेंगे, देखो इन्हें क्या है, ये जहां पे ये होते हैं ना, वहां पे क्या होते हैं? वहां पे ये वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये वायु प्रदूषण का संकेत है। तो लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? आपका लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस क्या करता है? लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है। अगर बात करें और अन्य की, तो आपका फिनोल्फ्थलीन, मैंने आपको पढ़ाया भी तो है, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, मेथिल ऑरेंज, ये सभी क्या है? ये सभी भी क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सभी क्या है? अम्ल क्षार सूचक होते हैं, यानी ये बताते हैं कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, ठीक है। चलो, शुद्ध जल का पीएच पूछ रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है, हेलो,
तो यार थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये वाला पूरा टॉपिक, ये वाला जो है पूरा इतना गलत है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्लियर। तो यहाँ पे रहेगा 6 7 8 9, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, तो वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और जो विलयन उदासीन होते हैं उनका पीएच कितना होता है? उनका पीएच 7 होता है। क्या होता है? पीएच 7 होता है, ठीक है। अगर विलयन का पीएच 7 से कम है, अगर विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय है। अगर विलयन का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है, ठीक है। और अगर पीएच मान 10.5 हो जाए, 10.5, तो प्रबल क्षारीय विलयन होगा। अगर विलयन का जो विलयन है उसका पीएच मान कितना हो जाए, लगभग 1.5 हो जाए या 2 हो जाए, तो विलयन क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। विलयन क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो देखिए जहां पे कपूर की बात आएगी, कपूर की बात आई नहीं, वहां पे क्या होगा? आपका बिना कुछ कहे वर्धपातन हो, क्या होगा? बिना कुछ कहे क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है। कपूर की बात आई नहीं कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगा। पूछ रहा है गैसो हाल, ठीक है। गैसोहाल, चलो गैसोहाल क्या होता है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल एल्कोहल, एल्कोहल में विलायित कोई गैस या एथिल एल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। तो गैसोहाल क्या होता है? ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट, एथिल अल्कोहल क्या है? तो ध्यान रखो, जो एथिल अल्कोहल होता है वो क्या होता है? अरे सॉरी, जो गैसोहाल होता है वो क्या होता है? गैसोहाल क्या है? वो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण होता है गैसोहाल, ठीक है। चलो कोल गैस किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कोल गैस। H2CH4CO, H2CH4CO2, H2N2CH4CO2, H2N2CH4CH3CHO। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ फटाफट कि आपका कोल गैस किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो क्या पूछा आपसे? कोल गैस किसे कहते हैं, ठीक है। कोल गैस क्या है? तो कोल गैस जान लो बच्चों। कोल गैस जो होती है ना, वो हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। किसका होती है? हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। CH4 यानी मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है आपका? तो जो कोल गैस है क्या है? ये आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको राकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? निम्नलिखित किसमें राकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? देखो आप सभी जानते हो
देखो जो रॉकेट नोदक में ईंधन लगता है वो क्या होता है, वो द्रव हाइड्रोजन भी होता है, द्रव ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन क्या होता है, द्रव हाइड्रोजन नहीं होती। क्या होती है, द्रव हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, तो रॉकेट नोदक के रूप में क्या है, द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। किसको, द्रव हाइड्रोजन को। क्लियर है, चलो। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है। भैया सब आपको अम्ल क्षार लवण पढ़ा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। अम्ल क्षार लवण में से मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं। इसमें जो पूछ रहा है सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुका हूं मैं। कह रहा है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का, एल्कोहल का, ईथर का या मिट्टी के तेल का। ठीक है, बताओ फटाफट। तो यहां पे आप ये नोट कर लो कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होती है वो क्या करती है, वो कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने में प्रयोग होती है। और यह कहां होती है, पालक ओलक में, इसमें ज्यादा मिलती है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या करती है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने में प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव होती है। देखो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ध्यान रखो, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, सामान्य ताप मतलब क्या, सामान्य ताप क्या होता है, कमरे का ताप होता है। तो कमरे के ताप पर कौन सी द्रव अवस्था में है, सीसा यानी लेड, निकल या पारा या टीन। तो आप सभी जानते हो कि धातुओं में पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। कैसे, इसे हम क्विक सिल्वर कहते हैं, इसे हम क्विक सिल्वर कहते हैं। क्यों सिल्वर कहते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है सफेद होती है, चमक होती है उसमें। भैया धातु में चमक होगी ना, तो सिल्वर क्या होती है, उसमें चमक होती है, इसलिए इसे पारा क्या बोलते हैं। पारा जो है क्या होता है, पारा अंधेरे में चमकता है। पारा क्या होता है, अंधेरे में चमकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। तो पारा क्या है, कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या क्वाड्रेंट। पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएंट या देखो यहां पे जो स्वच्छतम ईंधन की बात कर रहा है ना जीवाश्म ईंधन में से, तो उसमें कौन सा है आपका, रेडिएटर। क्या है, रेडिएटर आपका स्वच्छतम ईंधन होगा। क्या होगा, रेडिएटर स्वच्छतम ईंधन होगा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। जो एक्वारेजिया है वो किसके द्वारा बनता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल से बेंजोइक अम्ल। आने वाला जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है, तो एक्वारेजिया होता है आपका HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है। क्या होता है, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया क्या है आपका, ये नाइट्रिक अम्ल और किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है, इसमें अगर सोने की धातु को डुबाएं तो क्या होगा, तुरंत ये क्या करेगा, सोने के वजन में, भार में कमी आएगी। स्वर्णकार क्या करते हैं क्या करते हैं स्वर्णकार, इसमें सोने के धातु को चमकाने के लिए, लोग कहते हैं ना भैया हमारा जरा थोड़ा सा चमक इसकी नहीं है सोने में, तो चमक के नाम पर आपको ठगा जाता है। वो धातु में चमक तो आ जाएगी, लेकिन क्या होगा, उसके भार में कमी। क्यों, क्योंकि तुरंत क्या है, जो HNO3 क्या है, जो गोल्ड क्या करेगा, तुरंत उससे क्या क्रिया कर लेगा। ठीक है, जो आपका एक्वारेजिया क्या करता है, सोने में चमक उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, थोड़ा सा क्या उसमें सोने में क्षरण होता है। क्षरण मतलब क्या होता है, उसमें क्षय होता है, उसके भार में कमी आती है। ठीक है भैया, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग किया जाने गैस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन नियॉन। फटाफट बताओ मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं
ऑक्सीजन नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन हीलियम बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्या है ये? हीलियम एक अक्रिय गैस है और क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ इसे क्या करते हैं? गोताखोर श्वसन के रूप में सिलेंडर में भरते हैं। जो अस्थमा के मरीज होते हैं या जो कृत्रिम श्वसन में सिलेंडर दिया लगता है ना, सिलेंडर कृत्रिम में, तो उस समय क्या होता है? कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को सिलेंडर में भरकर उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी क्या है? सीएनजी आजकल देख रहे हैं फोर व्हीलर में सीएनजी की डिमांड है। सीएनजी क्या है? तो सीएनजी क्या है? कंपेन्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नेचुरल गैस, कंट्रोल्ड नेचुरल, कंडेंस्ड नाइट्रोजन, साइनोजन नेचुरल। तो यहां पे क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा। क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ठीक है, आजकल वाहनों में इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल है कि ईथर है कि वाटर गैस, एक प्राकृतिक गैस है? क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? ध्यान रखो, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा है? एल्कोहल है कि ईथर है कि वाटर है कि प्राकृतिक है? तो भैया हमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस कई गैसों का मिश्रण होती है। क्या होती है? नेचुरल गैस कई गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो प्राकृतिक गैस है वो कई गैसों का मिश्रण है। इसमें मेथेन है, प्रोपेन है और आपका ढेर सारी गैसों का मिश्रण है प्राकृतिक गैस। ठीक है, और आपका जो वाटर गैस है ये क्या है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है? आपका वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण। ठीक है, एल्कोहल आप जानते ही होंगे। एल्कोहल क्या है? OH समूह है। क्या है? आपके OH समूह है। ईथर क्या है? ईथर आपके ROR के ग्रुप है। एल्कॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, आपने पढ़ा होगा ना एल्कॉक्सी। तो ठीक है, यहां पे क्या है? देखो, एल्कोहल है, ईथर है। तो आपका जीवाश्म पूछ रहा है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? प्राकृतिक गैस है। ओके, तो यहां पर जो है वाटर गैस, सॉरी, प्राकृतिक गैस आपका जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग होगी। और जो वाटर गैस होती है वो क्या होती है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओह, चलो साथियों, आज का जो है सेशन केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था ये अम्ल क्षार लवण, ये समाप्त हो गया। कल हम फिर नए प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास जुड़े रहे, इतना अपना समय दिया आपने। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बिल्कुल मौज करिए, आनंद लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।